सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज हमारे साथ गेस्ट के रूप में है चिरंजीव पटेल, जिनकी AIR 43 है। गेट 2026 में जिनका गेट स्कोर 933 है और जिनके मार्क्स आए 79.87। सो वेलकम चिरंजीव, वेलकम टू माय चैनल एंड प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Thank you, Via. So, hello everyone. I am Chiranjeev Patel, and I have secured All India rank 43 in GATE Computer Science 2026, and my GATE score is 933. So, basically, I am from Tier 3 college. College name is Kite Group of Institution, which is in Ghaziabad, and I am 2025 passed out. सो 2025 पास आउट, क्या इसका मतलब है कि आपने प्लेसमेंट की तैयारी नहीं करी थी? प्लेसमेंट में आप नहीं बैठे, सीधा आप गेट के लिए आए? नहीं, मैंने थर्ड ईयर से अपनी प्लेसमेंट की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मैंने डीएसए किया था, मैंने सीपी किया था। मेरे कोड फोर्सेस पे लगभग 1800 रेटिंग था। ग्रेट। कोड सॉरी, कोड फोर्सेस नहीं, कोड सिर्फ 1800 रेटिंग था। कोड फोर्सेस पे 1400 रेटिंग थे। और फिर मेरी प्लेसमेंट भी लग गई थी थर्ड ईयर में। जब मेरी तीसरी कंपनी आई थी मेरे कॉलेज में, तो मेरा प्लेसमेंट तभी हो गया था। तो मैं फिर वहाँ से फिर 7 महीने तक मैं इंटर्न भी था एक फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। ओके। सो गेट की तरफ कैसे मोटिवेट हुए चिरंजीव? क्योंकि प्लेसमेंट तो ऑलरेडी हो चुकी थी, क्या मोटिवेट किया आपको गेट की तरफ मूव होने के लिए? तो जब मैं अपने मतलब जॉब में था, जब मैं वहाँ पे इंटर्न था, तो हम्म, वहाँ पे मुझे मेरा जो प्रोफाइल था वो प्रोफाइल मतलब अच्छा था। मैं प्रोफाइल खराब नहीं करूँगा, मेरा प्रोफाइल था बैकएंड का, स्प्रिंग बूट एंड नोड जेएस का। तो हम्म, वहाँ पे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था कि मतलब मुझे जो अचीव करनी है चीज़ें, कि मतलब हम्म, जो मुझे मतलब मेरा उस समय माइंडसेट ये था कि मुझे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, मुझे लीनियर ग्रोथ नहीं चाहिए कि मैं हम्म, 2 साल यहाँ रहूँ फिर उसके बाद नेक्स्ट कंपनी स्विच करूँ। तो ऐसे मतलब मुझे टाइम लगता। लेकिन अगर मेरे दिमाग में था कि मतलब अगर मैं किसी अच्छी कॉलेज या फिर आईआईटीज में पहुंच जाऊं, तो मेरे पास मतलब कि काफ़ी पीएसयू के ऑप्शन भी खुल जाते हैं। और फिर काफ़ी क्या कहते हैं कि आईएससी आईआईटीज के ऑप्शन भी खुल जाते हैं। तो वहां से मतलब एक अच्छा पैकेज, अच्छा कैरियर ग्रोथ मिलेगा मुझे। तो मेरा मोटिवेशन ये था। अच्छा, मतलब गेट के लिए खुद से एक्सप्लोर किया कि बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए क्या एग्जाम देनी पड़ती है, कैसे जाते हैं बड़े कॉलेज में, राइट? हाँ, मतलब मैंने क्या कहते हैं कि पिछली बार 2025 में जब गेट का रिजल्ट आया था, तो मैंने पिछली बार भी गेट दिया था। तो जब गेट का रिजल्ट आया था तो मेरे पास मतलब मैंने लिंक्डइन, मेरे पास ढेर सारी लिंक्डइन पोस्ट मतलब मैं देख रहा था। तो सबको देख यस। रहा था कि मतलब एवरीवन इज गेटिंग वेरी गुड रैंक, मतलब सबको ये ऑल इंडिया रैंक 10 20 30 मतलब। तो काफी अच्छा भी लग रहा था कि मतलब हाँ, यस। लोग हैं जो अचीव कर रहे हैं ऐसी ऐसी रैंक्स। तो मुझे वहां से भी मोटिवेशन आया कि मतलब हाँ, मुझे मैं भी कर सकता हूँ। सो ये आपका पहला अटेम्प्ट था गेट के कॉन्टेक्स्ट में, राइट? नहीं नहीं, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट मैंने अपने फोर्थ ईयर में दिया था, जो कि मतलब विदाउट एकदम जीरो प्रिपरेशन के साथ दिया था। तो उस समय मेरा मार्क्स आया था 28 मार्क्स। और मुझे लगता है कि मैं शायद गेट क्वालिफाई भी नहीं हुआ था, क्योंकि पिछली बार शायद कट ऑफ 30 गया था। तो शायद मैं पिछली बार गेट क्वालिफाई भी नहीं हुआ था। तो उस समय मैंने पूरे 65 आउट ऑफ 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था मैं पूरा। वाह, बस एक बार एक्सपीरियंस लेना था, तो मेरा पैसे के माइंडसेट इस पैसे समय ये मार था। दिए। हाँ, मेरा माइंडसेट ये था कि मतलब अगर मैं 10 15 क्वेश्चन भी करके आऊंगा तो होना तो वैसे भी नहीं है। तो 65 आउट ऑफ 65 क्वेश्चन करके आऊंगा तो हो सकता है कुछ, अगर लक अच्छा हुआ तो क्वालिफाई हो जाता हूँ, राइट? क्वालिफाई हो जाऊंगा। सो हाँ। चिरंजीव, क्या स्ट्रेटजी लगाई इस बार? इतनी अच्छी रैंक आई है आपकी। सो कैसे पढ़ाई करी, क्या पैटर्न था दिन का? क्योंकि तो ड्रॉप लेके पढ़ना, एक दिमाग में एक प्रेशर होता है, क्योंकि एक कंपनी आप हम्म, छोड़ चुके हो। ठीक है। दोस्त लोग भी ऐसा ही बोलते सोचते होंगे मे बी, या पेरेंट्स भी ऐसे सोचते हो, ठीक है इसने रिस्क लिया है। बट हाँ, बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है चीजें कि मैंने कंपनी छोड़ दी है और इस बार मैं प्रॉपर रिस्क ले रहा हूँ, एक साल बैठ के जीरो इनकम के साथ। सो कैसे अपनी प्रिपरेशन को डिसिप्लिन रखा और इतनी अच्छी रैंक लेकर के आए? तो जब मतलब गेट का रिजल्ट जब ओवर हो गया तो सब कुछ, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे प्रिपरेशन करना है। तो पहले मेरा आइडिया ये था कि मतलब मैं अपने जॉब के साथ प्रिपरेशन करूंगा। तो फिर मैं ये लगभग मार्च से मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो यस। लगभग एक महीना मैं अपने जॉब के साथ किया भी, मतलब 9 to 5 जॉब, फिर उसके बाद फिर रात में 9 बजे से फिर 1 2 बजे तक मतलब करता रहा। लेकिन एक लगभग 15 से 20 दिन बाद मुझे रियलाइज होने लगा कि मतलब मैं इसमें अच्छा भी कर सकता हूँ। और मुझे उतना एनफ टाइम मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि फिर मतलब मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मतलब मैं कभी अपने आप को बैठ के भी सोच पाऊँ कि मतलब मैं क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि मतलब अगर मैं कर सकता हूँ तो मतलब ड्रॉप लेना चाहिए। और मैंने अपने पेरेंट्स से भी बात किया था, तो मेरे पेरेंट्स मतलब
काफ़ी सपोर्टिव है, मतलब थ्रू आउट मेरे, मतलब मेरे पूरी लाइफ भर में, कि उन्होंने आज तक मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं कि मतलब तुमको ये नहीं करना है या फिर वो नहीं करना है। तो पापा से मैं बात किया तो पापा बोले कि ठीक है, मतलब तुम्हारा जो मन करता है आप करो, हम तुम्हारे साथ हैं बस। ग्रेट ग्रेट। सो कंपनी छोड़ने का एक ही रीजन था कि प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाने के कारण हम्म। इन द एंड मतलब एक टफ डिसीजन लेना पड़ा कि सर मैं बैठ के प्रिपरेशन करता हूँ। सो पूरे दिन का क्या शेड्यूल होता था आफ्टर यू लेफ्ट योर जॉब? पूरे दिन का क्या शेड्यूल होता था, कब से कब तक पढ़ाई करते थे, क्या स्ट्रेटेजी लगाई थी कि डे वाइज टारगेट रखा था, वीक वाइज कैसे सिलेबस कंप्लीट किया? सबसे पहले तो मतलब मैं जिस कोचिंग को फॉलो करता था, तो वहाँ पे मतलब डेली का शेड्यूल आता था कि आपको इतने लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। तो तो मेरा तो डेली टारगेट तो लेक्चर्स का तो वही हुआ करता था। तो मैं सुबह, मतलब मैं ऐसे उठता नहीं था सुबह उसके पहले, लेकिन मैंने अपने आप से मतलब डिसाइड किया कि मतलब मुझे अपने आप को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। तो मैं सुबह सुबह उठना स्टार्ट किया, मतलब 7 बजे उठता था। हम्म, मतलब 7 से पढ़ना स्टार्ट करता था 11, साढ़े 11, 12 बजे तक। तो मेरा मतलब सुबह सुबह ही मेरा फोकस यही रहता था कि मैं अपना सारा लेक्चर्स, मतलब जो मेरा डेली का टारगेट है, मैं उसको हम्म, कंप्लीट कर लूँ। हम्म, फिर उसके बाद जब कंप्लीट करने के बाद फिर मतलब 1-2 बजे से फिर मैं अपना पीवाईक्यूज या फिर रिवीजन पे ध्यान देना स्टार्ट करता था। फिर मेरा शाम को मतलब एक फिक्स रहता था कि मतलब हफ्ते में मुझे 1 से 2 मतलब क्विजेज अटेम्प्ट करने ही है, मतलब कैसे भी करके। मतलब मेरा टारगेट रहता था कि शाम को 7-8 बजे बैठ के एक आधे घंटे 45 मिनट का एक क्विज क्विज देता था, फिर उसमें थोड़े मतलब क्वेश्चन देखता था कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, क्या गलतियाँ हुई, यही सब चीज़ें करता था। तो मेरा डेली रूटीन ऐसे ही चलता था। तो ये क्विज जो आप देते थे वो सब्जेक्ट वाइज देते थे, मल्टी सब्जेक्ट्स लगाते थे एक साथ? नहीं नहीं, मेरा क्विज जो होता था मतलब वो टॉपिक वाइज भी होता था, कभी 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 सब्जेक्ट वाइज भी। लेकिन मेरा ज़्यादातर क्विज मेरा टॉपिक वाइज हुआ करता था कि जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ मैं उसके हम्म, क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करता था। बेसिकली मैं कोई डीपीपी सॉल्व नहीं करता था कि मतलब बाहर से कोई क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करता था। तो यस। मेरा मेरा फोकस ये रहता था कि मतलब अगर मेरे पास क्वेश्चंस, मतलब मैं कहाँ से फिर मेरे मेरे को मिलेंगे। तो जो क्विजेस थे मैं वहां से क्वेश्चन उठाता था सॉल्व करने के लिए। बेसिकली वो मेरा एक तरह का प्रैक्टिस हुआ करता था। यस। सो कौन से मंथ से स्टार्ट करी थी पढ़ाई करना? जैसे गेट का रिजल्ट आया, हमारी रैंक 28 मार्क्स के करीब जो बता रहे थे, उसके बाद से स्टार्ट करा प्रिपरेशन, या कौन से मंथ से स्टार्ट करा और सिलेबस कब तक कंप्लीट कर दिया था? मुझे लगता है कि मैंने मतलब 4-5 मार्च से स्टार्ट किया होगा, और हम्म, मेरा सिलेबस 14 या 15 नवंबर तक मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर हो चुका था। तो मतलब उसके बाद मेरा फोकस सिलेबस पे था ही नहीं। हम्म, उसके बाद कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स मेरे बचे हुए थे, तो मैं उसको मतलब बहुत कम टाइम दे दे के उसको कवर कवर कर लिया करता था। लेकिन मेरा मुझे लगता है कि मतलब 4-5 मार्च से लेकर के 15 नवंबर तक मैंने अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। ओके, 7-8 महीने लगे। हम्म। तो इस टाइम पे साथ साथ रिवीजन भी कर रहे थे, या सिर्फ और सिर्फ एक साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का देखा जाता है? रिवीजन बाद में किया, नवंबर के बाद में? मेरा मतलब मुझे ऐसा लगता था उस समय कि मुझे रिवीजन करना था, लेकिन मैं टाइम ही नहीं दे पाता था कि मतलब मुझे पता नहीं, मतलब बीच में कुछ चीज़ें हो गई थी मेरे साथ। तो मैं क्या कहते हैं, रिवीजन पे टाइम ही नहीं दिया था एकदम। मैं फ्रेंकली हम्म, बता रहा हूँ कि मैं, मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही कम सब्जेक्ट, मतलब बीच में ऐसे 1 महीने बाद, जैसे कोई अगर मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे सीएन पढ़ा था मैंने, मुझे अभी भी याद है। तो हम्म, सीएन को मैं 1 महीने बाद रिवाइज कर रहा था। तो जब मैं रिवाइज करने बैठा तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि मतलब ये तो मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी याद क्यों नहीं आ रहा है। तो फिर यस, क्या होता है। कहते हैं कि फिर मैंने छोड़ दिया उसको, मतलब फिर मैं रिवीजन ही छोड़ दिया। फिर मैं सोचा कि सबसे पहले सिलेबस कवर करूंगा, फिर रिवीजन पे ध्यान दूंगा। तो सिलेबस जैसे ही कवर किया उसके बाद फिर मैं मतलब पूरा रिवीजन पे लगा। मतलब मेरे को काफी टाइम लगा, मतलब 2 महीने लग गए मेरे को रिवीजन करते करते। 2-3 बार रिवाइज किया तो जाके मतलब इतनी चीजें कवर ये हुई। कौन से मंथ की बात है चिरंजीव? ये मुझे लगता है कि सितंबर की बात है, जब मैंने इसरो का पेपर दिया था, आईसीबीआर का। हम्म, तो वहां से जब मतलब उसके 5-6 दिन पहले, जब मैं सोचा कि सारी चीजें जितना पढ़ रखा है उतना रिवाइज करके जाके पेपर दे के आता हूँ। तो जब हम्म, मैं रिवीजन स्टार्ट किया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने छोड़ दिया। अच्छा। तो उस टाइम तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग फील हुआ होगा, कैसे ओवरकम किया उसको फिर? मतलब अब मेरा उस समय मतलब हाँ, मतलब लगा था कि मतलब कि अब क्या फायदा कि मतलब जब मैं जो चीजें पढ़ चुका हूँ मुझे वो भी नहीं आती। मतलब हालांकि मैं जब क्वेश्चन लगाने बैठ रहा था तो मुझे चीजें याद आ रही थी कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, मतलब वो सब चीजें मतलब चल रही थी। मतलब पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे, बट कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे थे। तो फिर मतलब मैं फिर सोचा कि सितंबर अक्टूबर नवंबर मेरे पास 2 महीने हैं। मैं 2 महीने में मेरे 2 या 3 सब्जेक्ट, 3 या 4 सब्जेक्ट बचे हुए होंगे उस समय। तो मैं सोचा कि पहले सिलेबस कवर कर लेता हूँ, फिर रिवीजन देखते हैं बाद में। तो मैंने पहले पूरा सिलेबस कवर किया कि मतलब मेरा उस समय मेरा मेन फोकस यही था कि मतलब कितना जल्दी से जल्दी मेरा सिलेबस कवर हो जाए।
तो फिर 15 नवंबर रिवीजन तक में मैंने मैं पूरा कर रहा हूँ, सिलेबस। उसके लिए टाइम चाहिए ही चाहिए। हाँ, तो इसीलिए। यस। सो हर टॉपर की जर्नी सेम नहीं होती चिरंजीव, मैंने ये देखा। हाँ। क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज कर रखे हैं, तो उन्होंने यही बोला कि सिलेबस करते रिवाइज करते, सिलेबस करते रिवाइज करते। सितंबर अक्टूबर तक AIR अंडर 50 वाला ब्लैंक हो गया था कि उसको कैसे रिवाइज करनी है चीजें। लेकिन एक स्ट्रेटजी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये तीन चीजें आज हम्म। आपको इस मुकाम पे लेके खड़ी हैं। एक जहाँ पे लोगों का ड्रीम होता है, 1 साल मेहनत करने के बाद भी लोग को भरोसा नहीं होता है कि रैंक आएगी कि नहीं आएगी। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। सो ठीक है। मूव करते हैं PYQs के रोल पे। कैसे PYQs हम्म। लगाए, क्या रोल रहा तुम्हारे गेट जर्नी में PYQs का? क्योंकि बहुत से बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं कि एक बार आ चुका है, दोबारा क्या ही आएगा ये। तो क्या रोल रहा PYQs का? मुझे लगता है कि मतलब मेरी जो रैंक आई है ना, मतलब उसमें पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैं अलग से कोई क्वेश्चन सॉल्व, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करता नहीं था। तो मेरा हम्म। या तो मतलब बस वीकली क्विज़ेज में 10-15 क्वेश्चन जो भी होते थे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो मेरा मेन फोकस होता था मैं पीवाईक्यूज पे। और मैं पीवाईक्यूज पे मतलब अच्छा खासा टाइम देता था, मतलब हर हम्म। पीवाईक्यू मतलब हर क्वेश्चन पे मैं क्या कहते हैं कि किसी कोई एक ऑप्शन है तो मतलब चारों के चारों ऑप्शन को अच्छे से एनालाइज करता था कि मतलब ये ऑप्शन सही क्यों है, ये ऑप्शन गलत क्यों है। अगर कोई टॉपिक मतलब अगर मैं कोई पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा हूँ और उसमें कोई एक्स्ट्रा टॉपिक पूछा पूछा है जो मैंने पढ़ नहीं रखा है, तो मैं इसको भी पढ़ता था। तो ऐसे करते करते मतलब मैंने एक बार तो पीवाईक्यू मतलब अपना सिलेबस कवर करते ही मतलब करते करते ही खत्म कर लिया था। फिर जब मैं रिवीजन कर रहा था तब मैंने दूसरी बार पीवाईक्यू सॉल्व किया था। फिर एक बार रिवीजन करने के बाद मैंने फिर तीसरी बार जब पीवाईक्यू लगा रहा था तो मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लगा रहा था, मतलब पूरा पूरा पीवाईक्यू नहीं लगाया था। लेकिन हाँ, मैंने पूरा पीवाईक्यू 2 बार लगाया था। ओके। सो चिरंजीव, जैसे गेट 27 जो देने वाले हैं, उनको PYQs के रिगार्डिंग क्या सलाह देना चाहोगे? किस तरह के पैटर्न से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें? लाइक पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, फिर सॉल्यूशन देखें, या सॉल्यूशन देख के क्वेश्चन को समझें? दूसरी बात, कौन से लास्ट ईयर तक का पेपर उनको लगाना चाहिए? लाइक 2010 के बाद लगाना चाहिए, क्योंकि पूरा तो संभव है नहीं है कि 1990 हम्म। से लेकर के बैठे हैं, है ना? तो दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन का बन सकते हैं। तो मतलब मैं पहले बता देता हूँ कि पीवाईक्यू सॉल्व कैसे करना होता है मेरे हम्म। हिसाब से। कि सबसे पहले आप क्या करो कि सबसे पहले कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर आप फिनिश कर लो। हम्म। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, तो अगर हम्म। हम प्रपोजिशनल लॉजिक पढ़ रहे हैं तो सबसे वेरी पहले गुड। हम प्रपोजिशनल लॉजिक को पूरा पढ़ लें। उसके बाद जब हम नेक्स्ट टॉपिक जैसे फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक आप मूव करोगे, तो जब आप यस। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक पढ़ रहे हो तो उस समय आप क्या करो कि आप पीवाईक्यू सॉल्व करो फर्स्ट ऑर्डर उसके प्रोपोजिशनल लॉजिक के। तो यस। अब जब आप प्रोपोजिशनल लॉजिक के क्या कहते हैं कि पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपका रिवीजन भी होगा और क्वेश्चंस अच्छे से बनेंगे भी। और बात रही कि मतलब कब तक के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, तो मुझे लगता है कि 15-16 साल इज एनफ, मतलब 15-16 साल के आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। मैंने क्या किया था कि मैंने 2008 से लेकर के 2013-23 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हम्म। 2024 और 2025 का पेपर मैंने छोड़ दिया था कि मैं उसको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा, कि मैं उसको क्वेश्चन नहीं देखूंगा, मैं उसके क्वेश्चन को मतलब उस पेपर को आखिरी के मतलब 15 दिन में मैं उन 4 पेपर को मॉक टेस्ट जैसा हम्म। अटेम्प्ट करूंगा। तो मैं ये कहूंगा कि मतलब आप 1-2 साल के पेपर छोड़ दो और उसके पहले के जो 15 साल के क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर लो। और जो बाकी जो 3-4 क्वेश्चन हैं, 3-4 पेपर्स हैं, आप उसको मॉक टेस्ट जैसा दो। यस। सो ये स्ट्रेटजी आप अपनाइए, जो भी गेट 27 देने वाले हैं उनके लिए एक सलाह है। दूसरी बात, चिरंजीव, रिवीजन के रिगार्डिंग तुमने थोड़ा सा स्ट्रगल किया बीच में। सो आने वाले स्टूडेंट्स को क्या सलाह देना चाहोगे, कैसे रिवीजन करे ताकि वो बाद में ब्लैंक ना हो? क्या पता एक हम्म। ऐसा बच्चा दोबारा, जैसे मान लो उसकी रैंक आने वाली है 50, ठीक है, और वो उस ब्लैंक में फंस के डिमोटिवेशन, क्योंकि आपने तो मेंटेन कर लिया, रैंक आ गई आपकी, लेकिन क्या पता वो उस होल में फंस के और उसकी रैंक कहीं पहुंच जाए 2000 4000, जो IIT में हम्म। IISc में जाने वाला हो, वो कहीं थर्ड जनरेशन या सेकंड जनरेशन IIT में फंस जाए। तो क्या सलाह देना चाहोगे कि रिवीजन कैसे करे ताकि उस लूप होल में ना फंसे हो? तो मतलब ये मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक भी था जो मुझे लगता है कि यस। मैंने अपने प्रिपरेशन में किया। कि अगर आप जैसे कि आप क्या कर सकते हो कि जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स जो कि बहुत लॉजिकल हैं, जिसको कि हम्म। अगर आप एक बार पढ़ भी लो तो आप आपके दिमाग में वो कुछ टाइम तक रहता है कि मतलब अगर आप उसको नहीं भी रिवाइज करो तो चलता है। लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं कि जो कि थोड़े मेमोराइजेशन बेस्ड हैं, कि मतलब उसको आपको बार बार याद करना ही पड़ेगा। जैसे कि हम्म। सीएन जैसा टॉपिक हो गया, सीएन में जो डेटा लिंक लेयर जो टॉपिक है वो थोड़ा यस। मेमोराइजेशन बेस्ड है, कि उसमें मतलब हर टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा आपको चीजें याद याद रखनी पड़ती है। यस। तो आप मतलब सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करो। और मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि मतलब आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो हर 15 दिन में एटलीस्ट आप उस टॉपिक को एक बार रिवाइज जरूर कर लो पढ़ने के बाद। यस। आप यस।
आप हफ्ते भर में या फिर मतलब आपको 15 दिन में आप कम से कम एक बार जरूर इसको रिवाइज करो, ताकि मतलब वो आपके दिमाग में रहे। नहीं तो फिर मतलब जैसे मैं ब्लैंक हुआ था, मतलब आप भी हो सकता है कि मतलब आप भी वैसे ब्लैंक हो जाओ, फिर आप भी पैनिक करोगे। अच्छा, मतलब एक सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो, एक चैप्टर पढ़ रहे हो, तो हर 2 3 4 दिन में जब भी टाइम मिले तुमको फ्री थोड़ा सा, तो एक बार पलट के हाँ। बस कॉपी पलट लो कि हाँ ये चीज देखी है मैंने। राइट। हम्म। हम्म। राइट। तो चिरंजीवी, मॉक देना कब से स्टार्ट किया था, और मॉक मॉक में कितने मार्क्स अटेम्प्ट किए और हाईएस्ट कितने मार्क्स आए थे आपके? मॉक मैंने, मुझे लगता है कि सितंबर मिड से स्टार्ट किया होगा। हम्म। वो मैंने स्टार्टिंग में कोई मॉक टेस्ट, मतलब कोई टेस्ट सीरीज नहीं लिया था। मैं एनपीटीईएल का जो मॉक टेस्ट होता है फुल लेंथ यस। वाला, जिसमें पीवाईक्यू सारे 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 पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं, मैं उसको वीकली दिया करता था। फिर अक्टूबर नवंबर में आके मैंने एक टेस्ट सीरीज करता था, फिर वहां से मैंने अपना मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया था। तो जब मैंने, मुझे लगता है कि मैंने जो एनपीटीईएल का पहला मॉक टेस्ट दिया होगा, तो उसमें मेरे 30 32 नंबर आ रहे होंगे। तो मुझे बहुत अच्छा, मतलब एकदम बेकार लग रहा था कि मतलब मेरा सारा सिलेबस कवर हो चुका है लगभग, फिर भी मतलब 30 32 नंबर ही लाना, मतलब क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं रिवीजन मतलब इतना ध्यान दिया नहीं था। तो कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें रिवाइज थी नहीं। तो जरूरी नहीं है कि आपके मॉक में अच्छे नंबर आए तो ही मतलब, क्योंकि बच्चे वहां डिमोटिवेट हो जाते हैं, भैया मार्क्स नहीं आ रहे। तो चिरंजीव मैं से आप एक बताऊं, सीख ले सकते हैं कि मॉक ठीक है, मॉक अच्छा है, लेकिन कंसिस्टेंसी और अपनी जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है उस पर आप ज्यादा फोकस करें। सो आज हमारे साथ 43 रैंक वाला लड़का भी बैठा है जिसके 32 मार्क्स आया, अभी उसने बताया। ठीक है, तो अपने कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पे ध्यान दें। हाँ, आगे क्या कह रहे थे? मैं ये बताऊं कि मेरे हाईएस्ट मार्क्स जो थे वो 71 मार्क्स थे, मतलब वो भी मतलब मुझे लगता है कि जो 2025 का पेपर था, शिफ्ट शिफ्ट वन वाला, जो कि जिसमें इजी 100 पेपर नंबर था। हाईएस्ट हाँ, जिसमें 100 नंबर हाईएस्ट थे। तो मेरे उसमें 71 नंबर आया मैक्सिमम। तो मेरा माइंडसेट जैसे कि और जो भी मतलब जो गो क्लासेस का एएमटी होता था, उसमें यस। मेरे मैक्सिमम मार्क्स 68 आए हैं, मतलब उससे ऊपर क्रॉस नहीं किए 6 के 6 एएमटीज में। तो मेरा मेन फोकस ये होता था ना कि मतलब कि मैं मॉक मतलब रैंक के लिए या फिर मतलब किसी चीज के लिए मतलब ध्यान ही नहीं देता था कि मतलब मेरे को सेल्फ रैंक रैंक एनालिसिस। लानी है या फिर ऐसा कुछ। मैं उसको क्या करता था कि मैं मॉक को बस केवल एनालिसिस के लिए करता था, कि मैं 3 घंटे बैठ पा रहा हूँ कि नहीं बैठ पा रहा हूँ, और जो क्वेश्चंस मैंने लगाए हैं, मैं क्या क्या गलतियां अपने पेपर में कर रहा हूँ, क्या क्या गलतियां मैं सुधार सकता हूँ, मैं उन सारी चीजों पर ज्यादा ध्यान देता देता था। सो चिरंजीव, एक क्वेश्चन आया था कि जब अपन कोचिंग, कोई भी कोचिंग स्टार्ट करते हैं शुरू शुरू में, तो बहुत ज्यादा ऐसे होता है कि बड़े बड़े में आईआईटी के वॉलपेपर लगाते हैं और रीले देखते हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं उस पर रीले देख रहे हैं, आईआईटी लाइव फेस्ट हम्म। एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ये हाँ। 2 3 महीने में उसके बाद फिर ये सब ब्लर ब्लर नजर आ रहा है। सिलेबस में 2 3 सब्जेक्ट कवर होते ही फिर ये सारी चीजें ब्लर हो जाती हैं, और सितंबर अक्टूबर तक पहुंचते पहुंचते वो सोचते हैं ठीक है यार, 6 7 लाख वाला पैकेज कॉलेज का इनफ है, जीने के लिए गेट रहने ही देते हैं अभी। सो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, कैसे मेंटेन करें कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द ईयर, बिकॉज यू आर अ रैंकर, सो आप ये चीजें हम्म। बहुत अच्छे से बता पाओगे। मैं तो सबसे पहले आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप मतलब इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, यूट्यूब शॉर्ट्स देखना बंद कर दो। क्योंकि उससे क्या होता है कि मतलब आप, मैंने मतलब मुझे लगता है कि अभी जब मेरी रैंक आने के बाद फिर मैंने इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया होगा, उससे पहले मैं 2 साल तक मतलब छुआ ही नहीं था। मतलब जब मैं अपना डीएसए भी कर रहा था, तब भी मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता था और यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं देखता था। मतलब एक एक टाइम ऐसा हो गया था कि मतलब मैं खाली बैठा हूँ लेकिन कुछ अपना फोन नहीं यूज कर रहा हूँ, मतलब वैसा हो गया था। तो मैं तो ग्रेट यही मैन। कहूंगा कि मतलब आप इंस्टाग्राम पर सबसे पहले आप डिलीट कर दो। आप क्या कर सकते हो कि मोटिवेशन के लिए, कि आप क्या कहते हैं कि मोटिवेशन से आप, हो सकता है कि आप 20 दिन 25 दिन आप खूब अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन यस। फिर उसके बाद जब मोटिवेशन चला जाएगा तो फिर आप फिर से वही मतलब कि नॉर्मल आपका लाइफस्टाइल जो रहता है वो। तो आप अपने डिसिप्लिन, सबसे पहले आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, कि मतलब आप पहले कोई भी एक रूटीन जो है, कि मतलब जैसे आप सुबह उठ रहे हो तो आप रोज डेली सुबह उठना स्टार्ट करो, भले ही आप पढ़ो ना, लेकिन रोज सुबह पहले उठना तो स्टार्ट करो। अगर आप मान लो कि लेट नाइट पढ़ रहे हो, तो रोज आप डेली का डेली लेट नाइट पढ़ो, मतलब जो आपको सुटेबल लगता है कि आपके अपने हिसाब से। तो आप मतलब मैं ये कहूंगा कि बस अपना आप लाइफस्टाइल सबसे पहले चेंज करो, तो डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है। यस। सो रैंक, चिरंजीव, रैंक सबको दिखती है, उसके पीछे का डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और सेक्रीफाइसेस बहुत कम लोग हम्म। जानते हैं, इवन सिर्फ फैमिली जानती है, और या तो वो लड़का जानता है जिसने किया होता है। सो अगर आपको कंसिस्टेंटली रैंक चाहिए, आप लाना चाह रहे हैं अंडर 100, अंडर 200, अंडर 500, ठीक है, तो उसके लिए कुछ चीजें आपको त्यागनी पड़ेंगी, और त्याग से देखो आज बच्चा कहाँ बैठा है, जिस भी कॉलेज पे हाथ रखेगा वो कॉलेज अच्छा है।
लेकिन उसके पीछे एक अलग स्टोरी है, उसके पीछे एक अलग चिरंजीव नजर आया था। ठीक है। सो चिरंजीव, मैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चन। मैं बिल्कुल। एक चीज बताना चाहूंगा कि मतलब कि जब मैंने गेट स्टार्ट किया था, तो यस। मैंने अपने पूरे गेट प्रिपरेशन में, बस आपको मैं ब्रेक बता दूं मैंने कब कब ब्रेक लिया है। कि मेरा 15 दिन का मेरा सेमेस्टर एग्जाम था, मैंने तब ब्रेक लिया था। और मेरा 2 दिन का इसरो का एग्जाम था सितंबर में। बस इतना ही मैंने ब्रेक लिया है। उसके अलावा मैं हर दिन मतलब कि एटलीस्ट, मतलब अगर मेरा खराब से खराब दिन भी जा रहा है तो मैं 2 घंटे पढ़ा करता था। मतलब कितना भी खराब हो जाए, मतलब मैं कहीं पार्टीज में नहीं जाता था, मेरे मैं घर पे रहता था तो मेरे को कॉफी मतलब काफी लोग बुलाते थे, मतलब क्या कहते हैं कि कोई पार्टी अटेंड करने के लिए या फिर फैमिली फंक्शन में, मैं कहीं नहीं जाता था। मैं घर पे रहता था। मतलब डेली कंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत टफ काम है। मतलब लोगों को बहुत लगता है टफ है। कि बस यस। 4-5 घंटे डेली पढ़ना है, लेकिन डेली करना लगातार 10 महीने के लिए वो बहुत टफ है। वही चीजें आपको अलग बनाती हैं चिरंजीव। बाकी सारे बच्चे करते हैं, ठीक है, हो रहा है, 2 घंटे पढ़ रहा है, 4 घंटे पढ़ रहा है, नहीं होता है ऐसे। आपको आपको खटना पड़ता है चीजों में, फिर वो अलग नजर आता है, ठीक है, रैंक आती है, फिर बाद में माहौल तो सेट ही हो जाता है। सो चिरंजीव, क्या माहौल था जब गेट देने गए? तो क्या कुछ सेल्फ प्रेशर महसूस कर रहे थे, या इतना मॉक दे चुके थे कि कॉन्फिडेंस था कि हाँ, प्रिपरेशन पे भरोसा है मुझे, आई विल डू इट? तो मतलब कि जब मैंने मॉक मतलब मॉक तो मैंने काफी दे रखा था। तो मतलब मेरा ये कॉन्फिडेंस तो था ही कि मतलब एटलीस्ट मतलब सारा क्वेश्चंस, मतलब कम से कम सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर ही लूंगा। इतना तो यस। कॉन्फिडेंस था ही कि मतलब भले आए ना आए वो बात की बात है, लेकिन सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर लूंगा। तो अब जब मैं क्या कहते हैं कि ये मैंने एक हफ्ते पहले तक मॉक मॉक देना बंद कर दिया था। मतलब 30 तारीख के बाद मैंने एक भी मॉक नहीं दिया था। उसमें मैं बस फॉर्मूलाज और रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था। तो यस। जब पेपर वाले दिन क्या कहते हैं कि मैं जब मेरा वो आया था, शिफ्ट आया था, जब मेरा एडमिट कार्ड आया था, तो मैं मना यस। रहा था कि मेरा दोपहर वाला शिफ्ट आया। क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा था कि मैं मतलब जितना ही मॉक दिया करता था मैं 2:30 बजे मॉक देता था। तो मैं मतलब अपने आप मतलब वो कर रहा था कि मतलब मैं चाह रहा था कि मेरा दोपहर में आए, बट मेरा सुबह वाले शिफ्ट में आ गया। तो फिर मैंने अपना रूटीन चेंज किया, फिर मैं सुबह सुबह मॉक देना स्टार्ट किया एक एक महीने लगातार तक। तो कॉन्फिडेंस तो मतलब उस समय था। फिर जब पेपर वाले दिन मतलब अच्छे से उठा, नहाया धोया, फिर पूजा वूजा की, फिर उसके बाद पेपर देने गया। उस समय मैं कुछ नहीं सोच रहा था। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं उतना ओवर थिंक कर रहा था कि उस समय कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। मैं वो सब सोच ही नहीं रहा था। मैं बस क्वेश्चंस के बारे में सोच रहा था कि मेरे को कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे अटेम्प्ट करने हैं। मेरे दिमाग में उस समय बस वही चल रहा था। सो चिरंजीव, जब पेपर देखा तो किस पैटर्न से सॉल्व करने को देखा, कि लाइक पहले एप्टी करेंगे, मैथ्स करेंगे, या पहले अपने टेक्निकल पार्ट पे जाएंगे? और क्योंकि मोस्टली लोगों का पैटर्न ये होता है कि 2 मार्क्स पहले अटेम्प्ट करें, ताकि अगर बाद में टाइम ना बचे तो छूटे तो 1 मार्क्स का छूटे। सो क्या पैटर्न था क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का? तो मैंने मतलब पहले से ही एक स्ट्रेटजी बना के रखी थी मेरी खुद की। कि मेरा प्लान क्या होता था कि पहले के 20-25 मिनट के अंदर अंदर मेरे को एप्टीट्यूड खत्म करना है, मतलब जितना जल्दी से जल्दी हो सके। उसके बाद फिर मैं मूव करता था टेक्निकल पार्ट पे। और टेक्निकल पार्ट पे मैं क्वेश्चन पढ़ता था। अगर मुझे क्वेश्चन पढ़ते ही अगर मेरे को आंसर आ गया तो मैं उसको अटेम्प्ट करता था, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर देता था। मैं मतलब मैं अपने पेपर को 3 फेजेस में करता था। तो ये मेरा होता था पहला फेज, कि मैं क्वेश्चन पढूं और मुझे अगर सॉल्यूशन आया तो मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो पहले फेज में मुझे लगता है कि मेरे 15 से 20 या फिर 20, कभी कभी 20 से 25 क्वेश्चन मतलब होते थे। फिर जो मेरा दूसरा फेज होता था कि उस टाइम पे मैं उन क्वेश्चन को करता था कि जो मतलब कि जो मैंने पहले फेज में मुझे पता है कि मतलब ये सारे क्वेश्चन मुझसे हो जाएंगे, मतलब कि लेकिन टाइम लगेंगे। तो मैं जितने भी क्वेश्चन मेरे होने वाले होते थे मैं उन सारे क्वेश्चन को करता था। और फिर एक और चीज मैं ध्यान रखता था कि मैं किसी भी क्वेश्चन को मतलब 5 से 5-6 मिनट से ऊपर नहीं नहीं देता था। अगर उसका सोल्यूशन आए या ना आए, मगर 5-6 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं तो मैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करता था। फिर जो मेरा तीसरा फेज होता था उसमें मतलब मेरे पास लगभग 35 से 40 मिनट बचते थे। तो उसमें मैं मतलब जो भी मेरे बचे हुए क्वेश्चन, टफ क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करता था। और आखिरी में मैं 10 मिनट मतलब अपने जितने भी क्वेश्चन मैंने किए हैं उनको क्रॉस चेक करने के लिए मैं रखता था कि आखिरी में मेरे पास 10 मिनट बचने चाहिए, ताकि मैं हर अपने मतलब जो भी मैंने क्वेश्चन में मार्क किया हुआ है, जो मैंने आंसर टिक किया है वो सही है कि नहीं सही है, मतलब उसको क्रॉस चेक करने के लिए। तो मेरी ये स्ट्रेटजी यही होती थी। और मैंने सेम स्ट्रेटजी मतलब पेपर में फॉलो किया था। तो 20-25 मिनट में एप्टी प्लस मैथ्स दोनों खत्म कर लेते नहीं, मैथ्स नहीं, बस एप्टीट्यूड, मतलब 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग के, 20-25 मिनट मतलब मैक्स टू मैक्स। हो? सो चिरंजीव, इस साल मैंने सुना है, क्योंकि मैंने तो गेट दिया नहीं था इस साल,
सो बच्चों से सुना कि एमएसक्यू बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे एमएसक्यू के। सो क्या हम्म। उसके लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन लगती है, या कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ही बहुत कुछ होती है, या अलग से कुछ रिसोर्स फॉलो किए जाते हैं स्पेशली एमएसक्यू सॉल्व करने के लिए? तो मेरा जो सेट था, मेरा सेट वन था। तो सेट वन में पर्टिकुलरली ज़्यादा एमएसक्यू आए थे। मतलब टेक्निकल में मुझे लगता है कि हर चार में से तीन क्वेश्चन एमएसक्यू ही थे। सिंगल मल्टीपल चॉइस काफ़ी कम थे। तो एमएसक्यू मुझे लगता है कि मतलब अगर ये जो है, मतलब एमएसक्यू का बेस जो होता है वो आपका पीवाईक्यू, मतलब अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से, मैं वही कह रहा हूँ कि हर एक ऑप्शन आप अच्छे से एनालाइज करोगे, हर एक एक ऑप्शन पे मतलब टाइम दोगे ना, तो आपको एमएसक्यू सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब हाँ, एमएसक्यू हार्ड होता है कि मतलब कि आप अब आपको ऐसा नहीं होगा कि मतलब हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, आपको चारों के चारों ऑप्शन में क्लियरिटी आ जाएगी कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। तो हर हर क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब कुछ क्वेश्चन होंगे कि जो आपको मतलब लगेगा कि मतलब ये सही है कि नहीं सही है। तो आपको मतलब कभी कभी मतलब वो आपको करना पड़ता है, अपने गट फीलिंग पे भी जाना पड़ता है कि मतलब हाँ ये सही होगा या फिर ये गलत होगा। या फिर मतलब कोई तरीका होता है कि ऑप्शन एलिमिनेट करने का, ऑप्शन की मतलब ये नहीं सही, ये तो सही नहीं है, तो हो सकता है कि मतलब, तो ऐसे ऐसे करके मतलब आप, मुझे लगता है कि मतलब अगर आपको एमएसक्यू सॉल्व करना है ना, तो आप पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व करो, तो एमएसक्यू आपके सॉल्व हो सकते हैं, मतलब अच्छे से हो जाएंगे एमएसक्यू सॉल्व। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी along with the हम्म। PYQs अच्छे से अगर एनालाइज करके गए हो, सो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, राइट? हम्म। सो चिरंजीव, पेपर में कौन सा सब्जेक्ट है जो तुम पढ़ के गए थे और वहां पे थोड़ा लगा कि हाँ ये चैलेंज कर रहा है मुझे? प्रिपरेशन के दौरान ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो थोड़ा लगता था कि हाँ ये मुझे तंग करेगा, बट वो आसान आ गया? और जो लगता था कि हाँ ये ठीक आएगा, बट वो चैलेंज करा पेपर में तुमको, तो क्या कोई सब्जेक्ट ऐसा था? पेपर में मतलब मेरा, मुझे लगता था कि मैं जब प्रिपरेशन करता था तो हम्म। मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था टीओसी। हम्म। तो लेकिन पेपर में एक्चुअल में क्या हुआ, मेरे मतलब 6 मार्क्स में से 1 मार्क्स आया टीओसी में। मतलब मैंने उसमें चार चार नंबर के सिली मिस्टेक कर दिए। तो जो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, मेरा उसी में सबसे कम मार्क्स आया था। और यस। फिर मुझे लगता था कि मतलब कि एल्गोरिथम्स के मतलब क्वेश्चन, हालांकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, लेकिन उसमें मतलब मतलब काफी अच्छा स्कोर कर गया था मैं एल्गोरिथम्स में, मल्टीपल होने के बावजूद भी। तो अ, बात रही कि मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट की, कि कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है, कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं है। तो मुझे लगता है कि डीबीएमएस, टीओसी, कंपाइलर और डेटा स्ट्रक्चर, मतलब ये जो तीन चार सब्जेक्ट हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट भी हैं और मतलब काफी वेटेज गेन करते हैं। अगर आप ये चार सब्जेक्ट उठा लो तो मतलब 30 से 35 नंबर तो आपके मतलब इन्हीं चार यस। सब्जेक्ट में। और ये जो चार सब्जेक्ट है ये काफी इजी भी होते हैं कि मतलब आपको हर, क्या कहते हैं कि क्वेश्चन में आपको पता है कि मतलब इस पैटर्न का क्वेश्चन है तो ऐसे सॉल्व करना है। तो जैसे टीओसी में किसी भी मतलब डीएफए, एनएफए, पीडीए, मतलब जो भी क्वेश्चन जो आते हैं, सबका एक पैटर्न है कि मतलब कि आपको ये पैटर्न है तो ऐसे सॉल्व करना है, ये पैटर्न है तो ऐसे डीएफए बनाना है। तो आप अगर वो पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे तो मतलब उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो प्रिपरेशन के दौरान कभी खुद को डिमोटिवेटिंग पाया कि लाइक ठीक है यार, मैं कंपनी में ठीक था, अभी यहाँ ज्यादा मेहनत पड़ रही है? या कभी खुद को अकेला महसूस किया कि काश कोई और होता सपोर्ट में, या मुझे इस जर्नी में थोड़ा सा पुशअप चाहिए? तो किसने मोटिवेट किया उस टाइम पे कि लगे रहो, हो जाएगा, रैंक आ जाएगी? मतलब क्या कहते हैं कि मोटिवेशन तो काफ़ी बार हुआ कि मतलब कि जॉब तो जब ठीक थी, जॉब थी और फिर हम्म। उसका छोड़ भी दिया। यस। ऐसा लगता था, मतलब कभी कभी तो लगता ही था। लेकिन मतलब ये कभी नहीं लगा कि क्या कहते हैं कि जॉब ही बेटर था, क्योंकि मेरा जॉब बेटर नहीं था मेरे लिए, मतलब मजा नहीं आ रहा था। तो मेरे को मुझे पता था कि वहां पे मतलब इससे भी बदतर है, तो यही ज्यादा बेटर है कि आप कुछ वहां वहां से, तो यही बेटर है कि आप कम से कम पढ़ तो रहे हो, आप जो काम कर रहे हो अपने लिए तो कर रहे हो, मतलब ये सेटिस्फेक्शन रहता था। और फिर बात रही कि मतलब मोटिवेशन की, तो मुझे लगता था कि मतलब हाँ, ये तो लगता था कि मतलब कोई साथ में रहे तो मैं उससे बात कर सकूं कि मतलब वो कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं पढ़ रहा है। तो ऐसे मतलब ऐसे रहता था माइंडसेट कि मैं किसी से आगे चल रहा हूँ कि किसी से पीछे चल रहा हूँ, ऐसा ऐसा रहता था। तो हालांकि क्या ठीक कोई है, ग्रुप मतलब था जो भी आपका चीज़ें, नहीं मेरा कोई यहाँ पे ग्रुप नहीं खेले था, थे? मेरा एक दोस्त था। मेरा एक दोस्त था, मेरे कॉलेज का था, वो भी प्रिपरेशन कर रहा था। तो हम्म। उससे मतलब हालांकि मेरी बात काफ़ी बाद में हुई, मुझे लगता है हम्म। अगस्त या नवंबर में, उसने अगस्त से स्टार्ट किया था, तो तब से बात मेरी उससे स्टार्ट हुई थी। हम्म। तो उसी से मतलब मुझे लगता है कि वीकली या फिर मतलब 10 दिन में एक बार बात हो गई तो हो गई, मतलब ऐसे फ्रीक्वेंट बात नहीं होती थी कि रोज बात हो रही है, ऐसे नहीं होती थी। ओके। सो खुद को एंटरटेनमेंट करने के लिए क्या किया? लाइक तुम इंस्टाग्राम नहीं चलाते थे, शॉर्ट्स नहीं देखते थे, तो खुद को कैसे एंटरटेन करते थे? लाइक मूवीज वगैरह देख लेते थे, या मैच वगैरह, क्रिकेट मैच वगैरह देख लेते थे? सो कैसे एंटरटेनमेंट किया अब खुद से?
क्रिकेट मैच तो मतलब देखता था, मतलब मैचेस देखता था यूट्यूब पे, वीडियोस देखता था, या मतलब ऐसे टाइप के। मतलब मूवीज हालांकि मुझे पसंद नहीं होती, मतलब मैं मूवी इतना, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, मैं अभी भी मूवी नहीं देखता, मतलब खाली बैठा हूँ तभी अभी मूवीज में मतलब उतना, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो मतलब ऐसा मजा मजा नहीं आता। यस। तो मतलब मैं यूट्यूब पे मतलब ऐसे कुछ वीडियोस देख लिया करता था, या फिर मतलब कोई भी एंटरटेनमेंट वीडियोस, या फिर ऐसे कुछ जैसे स्टैंड अप कॉमेडी हो गया, या फिर मतलब कुछ भी रैंडम चीजें, छोटा व्लॉग्स सा हो जो गई। कहीं लिंक ना हो, टाइम ज्यादा ना ले जाए। हाँ, ट्रैवल व्लॉग्स हो गया, घूमने घूमने फिरने की वीडियोस, यही सब देखा करता था। सो घूमने फिरने पे आ गए हो तो हॉबीज बता दो यार चिरंजीव, क्या हॉबीज हैं आपकी? मेरी हॉबीज तो काफ़ी थी, मतलब जब फर्स्ट ईयर में आया था तो मैं कबड्डी खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, मैंने अपने स्कूल की तरफ से नेशनल्स भी खेला हुआ है कबड्डी में। और फिर क्या कहते हैं कि फिर थर्ड ईयर में आया तो मेरे राइट लिगामेंट मतलब टीयर हो गया था कबड्डी खेलते वक्त, तो मेरी सर्जरी हुई थी। फिर उसके बाद कुछ खेल नहीं सकता था, तो फिर डीएसए करना स्टार्ट किया। फिर वहाँ से जो भी है, फिर सीपीपी किया थोड़ा बहुत जो भी किया। नहीं तो फिर अगर अगर मेरा मेरा पैर सर्जरी नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि मैं करता भी नहीं ये सब चीज़ें, फिर वही अच्छा, क्या कहते हैं कि फुल नॉर्मल टाइम सी कबड्डी लाइफ। प्लेयर। हाँ, कह सकते हैं। वीडियो के लिए मुझे वो मिल गया टाइटल, कबड्डी प्लेयर बना रैंकर। समथिंग ऐसा कुछ रखते हैं। सो चिरंजीव ये बताओ कि डाउट्स बच्चों के बहुत सारे आते हैं मेरे पास। तो उसमें से एक डाउट है कि भैया कोचिंग वाले तो नोट्स देते हैं, पर वो जो हमारी बीटेक की आदत होती है ना हर चीज लिखने की, शुरू से लिखने की, तो वो काफी चीजें काफी टाइम लेकर के जाती हैं कि भैया नोट्स बना रहे हैं हम, शुरू से अंत तक हर सब्जेक्ट के नोट्स हैं, दिमाग में कुछ नहीं है, मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो क्या चिरंजीव नोट्स बनाना चाहिए, या सिर्फ शॉर्ट नोट रफली लिखते रहना चाहिए लास्ट में सिंपल रिवाइज के लिए? बाकी कम कोचिंग वाले तो मटेरियल देते ही हैं हमको पढ़ने के लिए। सो क्या इस पे क्या राय है तुम्हारी? मुझे लगता है कि मतलब आपको अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मतलब आप किसी से भी अगर पूछ लोगे ना, जिसकी मतलब 100 रैंक या फिर 300 रैंक तक भी आई होगी ना, तो सबको ही मतलब बहुत रेयर होगा कि जो बोलेगा कि मैंने नोट्स नहीं बनाया है। ये तो ऑलमोस्ट सारे ही जितने भी हैं, सबके सबके पास नोट्स होते हैं। और नोट्स आपको मतलब काफ़ी मदद भी करता है, क्योंकि आप जब रिवीजन करने जाते हो तो आप कुछ रैंडम चीज़ें रिवाइज नहीं करते हो, आप अपने नोट्स रिवाइज करते हो, कि आपको याद रहता है कि हाँ मैंने इसको ऐसे लिखा था। और ये जानते हैं, ये आपको जब बहुत काम आता है, जब आप 2-3 बार अपने नोट्स को रिवाइज कर लेते हो ना, तो आपके दिमाग में वो छप जाता है कि मतलब मैंने ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये चीजें इसके बाद लिखी हुई थी। तो वो रिवीजन के टाइम भी, और जब आप मॉक भी अगर अटेम्प्ट भी कर रहे हो, तो फॉर्मूला मतलब सारे एकदम याद रहते हैं। ओके, सो यही क्वेश्चन है यार चिरंजीव की, नोट्स कैसे बनाएं? सारा टाइम तो उसमें निकल जाता है बच्चों का। नोट्स तो क्रिस्प और टॉपर वाले नोट्स कैसे हम्म, बनाएं? जैसे आप लोगों के नोट्स होंगे, सो वो हम्म, नोट्स कैसे होते हैं? मेरे नोट्स में क्या होते थे कि सबसे पहले तो मैं वीडियोस को 2x पे देखता था। तो 2x पे देखता था जो, तो मेरा डेली का टारगेट मतलब आखिरी टाइम में मुझे लगता है कि 6 घंटे के लेक्चर देखने पड़ते थे। तो यस। कुल मिला के अगर नोट्स के साथ देखा जाए तो मेरे 4 से 4.5 से 5 घंटे लगते थे मुझे नोट्स के साथ बनाने में। तो यस। मेरा नोट्स कैसे होता था कि मैं सारी चीज़ें कॉपी नहीं करता था। कि मैंने कोई अगर मैं कोई लेक्चर देख रहा हूँ, तो अगर 10-15 मिनट हो गए, तो फिर मैं उसके बाद, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक खत्म हो गया, तो फिर मैं उसके बाद पॉज करता था। फिर बैक करके मतलब जितनी भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे लगती हैं, या फिर कोई क्वेश्चंस हो गया, मतलब क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा। तो जैसे जो कोई भी अगर कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, तो उसको मैं अच्छे से नोट डाउन कर देता था, कि मतलब एकदम क्रिस्प वे में, कि मतलब एकदम कुछ चीजें एकदम इलेबोरेट करके नहीं लिखता था मैं, कि मतलब कि एकदम पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया, तो वो तो कॉपी पेस्ट तो नहीं करता था मैं। तो जो भी चीजें कॉन्सेप्चुअल, जैसे कोई डायग्राम हो गया तो उसको अच्छे से बनाता था, फिर या फिर कुछ चीजें जो थ्योरम्स हैं वो सब लिखता था। और बात रही क्वेश्चंस की, तो जो भी जैसे पीवाई के क्वेश्चन अगर कोई मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्लास के अंदर, तो मैं उसका बस क्वेश्चन ईयर और क्वेश्चन नंबर और उसका सॉल्यूशन, मतलब इतना जितना शॉर्ट सॉल्यूशन हो सकता था उतना शॉर्ट सॉल्यूशन लिखता था उसका मैं। उसका इलेबोरेटेड सॉल्यूशन नहीं लिखता था। बस मैं यस। स्टेप लिखता था कि मैंने क्या सोचा उस समय, वो और उसका सॉल्यूशन। और अगर और कोई क्वेश्चन अगर मतलब गेट के बाहर का है जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो मैं उस क्वेश्चन को नोट डाउन करता था। और सिमिलरली उसमें भी वही करता था कि मतलब क्या मैंने सोचा और क्या उसका आंसर है, बस। ग्रेट। सो इसके बाद क्या लास्ट मंथ्स में कभी शॉर्ट नोट्स भी बनाए, या फिर नोट्स से काम चल जाता है? मैं नहीं कहूँगा कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया था, मेरे पास एक छोटी सी कॉपी थी जिसमें मैं अपने मॉक के एनालिसिस लिखा करता था। कि मॉक को मतलब उसी में मेरे ज़्यादातर फॉर्मूलाज थे, या फिर मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है कि मतलब मैं भूल जाऊंगा, या फिर जो
याद करने वाली चीजें थी, तो मैं उसमें सारी चीजें लिखा करता था। तो क्या कभी कोई बुक रेफर करने का ऐसा आया विचार कि यहाँ पे डाउट हो रहा है, कोचिंग में भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं कोई बुक फॉलो कर लेता हूँ? सो क्या चिरंजीव ने कोई भी बुक किसी भी सब्जेक्ट की फॉलो करी? नहीं, मैंने कोई भी सब्जेक्ट कोई भी फॉलो नहीं की, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से क्लियर था कि मुझे रैंक लानी है, मुझे मतलब नॉलेज ठीक है, मतलब नॉलेज तो गेन करनी ही है, बट मेरा हम्म। प्राइमरी फोकस होता था कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस मेरे से यस। क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, भले ही मेरे पास नॉलेज है कि नहीं है, वो उतना मैटर नहीं करता है। यस। सो चिरंजीव, आने वाले जो गेट के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कोई ऐसी पांच सजेशन जो तुमने गलतियां करी है, इवन रैंक बहुत अच्छी है लेकिन सीखा बहुत कुछ है तुमने इस जर्नी में, हम्म। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप उनको बताना चाहोगे कि भाई यहाँ पे गलतियां मत करना, इसको मैंने किया लेकिन मैंने सुधारा, ठीक है, तुम भी इस जर्नी में अगर यहाँ फंसते हो इस लूप होल में तो यहाँ से ऐसे निकलना। ठीक है, तो ऐसी कुछ सजेशंस जो व्यूवर्स देख रहे हैं, जो आने वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? तो मेरे हिसाब से मतलब जो मैंने गलतियां की, सबसे पहली गलती की ये की कि मैं अपने नोट्स को रिवाइज नहीं करता था। तो मैं सबको यही बोलूंगा कि मतलब आप रिवीजन पे फोकस करना, रिवीजन यस। अच्छे से करना, रेगुलरली करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बाद में फिर आपका बहुत टाइम जाने वाला है। हो सकता है कि मतलब मैंने तो मैनेज कर लिया, लेकिन हो सकता है कि आप भी मैनेज हो सकता है कर लो, बट मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि आप ना कर पाओ। मतलब क्योंकि आखिरी में आपके आपके पास टाइम भी कम बचेगा, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, आपको क्या कहते हैं कि बहुत सारी चीजें करनी भी है। और जो मैंने दूसरी मिस्टेक की कि मैंने कुछ कुछ वीकली क्विजेज या फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो मैंने छोड़े, कि मतलब मैं यस। सिलेबस कवर करने के बाद मैं अटेम्प्ट करूंगा, तो वो आप मत करिएगा। आप आपको अगर टाइम मिले तो आप पैरेलली भी आप क्या कहते हैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना स्टार्ट करिए, मिक्स सब्जेक्ट के टेस्ट देना स्टार्ट करिए। मैंने ये नहीं किया था, मैंने क्या किया था कि मैं टॉपिक वाइज टेस्ट तो देता था, लेकिन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट नहीं देता था। मैं सोचा था कि जब मेरा सिलेबस कवर हो जाएगा तब मैं दूंगा, लेकिन ये नहीं करना है। और तीसरी चीज मेरे हिसाब से ये है कि अगर कोई भी अगर एक आप पर्टिकुलर रिसोर्स फॉलो कर रहे हो, किसी भी कोचिंग को फॉलो कर रहे हो, तो यस। मैं कहूंगा कि आप उसी पे स्टिक रहो, रेदर देन कि आप इधर उधर भागो कि मैं कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ लेता हूँ या फिर यहाँ से पढ़ लेता हूँ। उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। स्टार्टिंग में मैंने भी किया था, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैंने स्टार्ट तो ओएस से किया था, फिर यस। क्या कहते हैं कंपाइलर पढ़ने लगा, तो रैंडम सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा था उस समय, कि मतलब यहाँ से कर लेता हूँ। फिर मैं जब ओएस के बाद मैं फिर पीआईक्यू सॉल्व किया, तो मेरे से पीआईक्यू बन नहीं रहता। तो फिर मुझे लगा कि मतलब सिस्टमेटिक वे चाहिए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप एक कोई अगर रिसोर्स पकड़ रहे हो तो आप उसी को फॉलो करो, यस। रेदर देन कि आप इधर उधर जा रहे हो, ठीक है। और और एक और चीज कि आप स्टार्टिंग में ही जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो आप कोई यस। एक रैंक फिक्स मत करो कि आपको इतनी रैंक लानी है या फिर सिंगल डिजिट रैंक लानी है, डबल डिजिट रैंक लानी है। आप क्या कर सकते हो कि आप अपना मार्क टारगेट रखो कि मेरे को 95 प्लस मार्क्स लाना है या फिर 90 प्लस मार्क्स लाना है। आप ये टारगेट करो कि आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो कि वेरी गुड। आपको मतलब कि आपको 95 प्लस मार्क्स लाने हैं या फिर 90 प्लस मार्क्स लाने हैं। तो उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन करोगे, तो आपके रैंक तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 90 प्लस मार्क्स ला रहे हो तो सिंगल डिजिट रैंक मतलब मोस्ट प्रॉब्ली आ ही जाएगी। और यही सब चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आपको फॉलो करनी चाहिए कि आप ये गलतियां ना करो जो मैंने की थी। ग्रेट। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप रैंक को ना टारगेट करके आप मार्क्स को टारगेट करो, जिसकी वजह से आप फिर सीखोगे चीजें, कि आप सीख रहे हो और नॉलेज गेन कर रहे हो कि मैं एक अच्छा मार्क्स लेके आऊँ। ठीक है, 80 भी आता है, 85 भी आता है, तो भी आप अंडर 100 के अंदर ला ही पाओगे। राइट। यस। यस। सो चिरंजीव, इस जो भी पॉडकास्ट हुआ इससे आने वाले स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प मिल सकती है, और वो कैसे इस जो आपने वैल्यूबल सजेशंस दी उसका कैसे अ, उसको किस वे में ले ताकि उनको बहुत ज्यादा फायदा मिले, राइट, पॉजिटिव वे में ले? क्योंकि देखो, इस साल ऐसे भी लड़के हैं जो ठीक है बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे पर रैंक नहीं आई, तो इस वीडियो को एज अ पॉजिटिव सोर्स वो कैसे लें ताकि वो इस वीडियो से मोटिवेट हो और समथिंग अराउंड कुछ अच्छा करें वो, लाइक अगर आईआईटी अगले साल नहीं देना है, कुछ का होता है एक साल ड्रॉप ले हम्म। लिया फिर अगले साल ड्रॉप नहीं लेना चाहता है, सो पीजी हम्म। एग्जाम है, नॉन गेट एग्जाम होते हैं जो पीएसयू के होते हैं, उनमें कैसे बेटर परफॉर्मेंस करें, उसके लिए कुछ बताओ। तो मुझे लगता है कि जैसे मेरी जो जर्नी थी, हम्म। आप मुझे मतलब आप मुझे हो सकता है कि आप एक एज अ मोटिवेशन ले लो, बट आप हम्म। मेरी जर्नी को फॉलो करने की ट्राई मत करना। आप अपनी जर्नी खुद से यस। बनाओ कि वेरी आप गुड। अपना खुद का एक पाथ क्रिएट करो कि आपको कैसे आप खुद को आप मतलब मेरे से ज्यादा जानते होगे
हम्म, कि आपको अपना खुद का रूटीन बनाना पड़ेगा, कि यस। आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आपको मैनेज करना है चीज़ें। ठीक है, मतलब मैंने आपको इनसाइट बता दी है कि मतलब कैसे कैसे चीज़ें करनी होती हैं, तो आप उसका यूज़ करके आप ये कर सकते हो। और अ, और मैं क्या बता सकता हूँ, बस। बस। सो चिरंजीव, ऐसी कोई विश थी जो अभी आईआईटी जाके पूरा करना चाहते हो कि प्रिपरेशन कर लेते हैं आईआईटी में जाके, ये वाली जो ड्रीम है मेरी, ये पूरी करेंगे? लाइक बहुत का होता है, हम लोग घूमने जाएंगे, हम लोग फेस्ट एंजॉय करेंगे, ये सब करेंगे, और नए दोस्त बनाएंगे, नई दुनिया होगी अपनी। सो क्या कोई ड्रीम था कि आईआईटी जाने के बाद ये वाला काम तो मुझे करना ही करना है भाई? मैं थोड़ा मतलब बोरिंग टाइप का आदमी हूँ, मतलब काफ़ी बोरिंग हूँ। मैं उतना मतलब ऐसे सोशल चीज़ों में सोशलाइज होना मतलब थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगता। मतलब हम्म, ठीक है, मतलब अब तो मैं काफ़ी बदल चुका हूँ, क्योंकि मतलब हम्म, पहले तो एकदम ही इंट्रोवर्ट था, अब तो मतलब काफ़ी चीज़ें बोलना बोलना स्टार्ट कर दिया। तो हाँ, मतलब ड्रीम तो है ही कि क्या कहते हैं कि अच्छे एक बार आईआईटीज में जाके कि मतलब वो आईआईटी जाने का ही मतलब जो फीलिंग है एक बार, कि हाँ वो एक फीलिंग था कि मतलब जेई के टाइम से कि आईआईटी बॉम्बे जाना है या फिर आईआईटी दिल्ली जाना है। तो वो एक एक जो फील है वो भी मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बार आए तो फिर वो जिंदगी में अच्छा भी लगे कि मतलब हाँ जिंदगी में कुछ अचीव किया है। अभी जैसे कि मतलब मैंने जो रैंक अचीव की, फिर मुझे काफ़ी लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, काफ़ी लोग यस। मतलब अब रिकॉग्नाइज भी करते हैं, जो पहले नहीं नहीं करते थे। कि मतलब पहले लोग क्या कहते हैं कि ऐसे ही मतलब ले ले लेते थे कि मतलब हाँ कोई है। बट अब लोग, अगर मैं किसी से भी बात भी करता हूँ तो लोग में आ रहता है कि मतलब हाँ ये बंदा बातों की मतलब अच्छा वैल्यू हो बंदा गई। है। हाँ, बातों की वैल्यू होती है। सो चिरंजीव, पेरेंट का रिएक्शन कैसा था जब रैंक आई तो? क्या कहते हैं कि जब मैंने जब वो आया था, इसको क्या बोलते हैं, मार्क्स, आंसर की। उसका आंसर की। जब आंसर की आया था तो मेरे 77 मार्क्स आ रहे थे। तो हम्म, मैंने मम्मी को बताया। तो मम्मी बोली 77 मार्क्स में मतलब उनको तो आइडिया नहीं है कि कितने रैंक आने वाले। तो मैंने बोला कि मतलब मुझे लगता है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऑनलाइन प्रेडिक्टर प्रेडिक्टर पे तो दिखा रहा था 40-40 तक ही दिखा रहा था। हम्म, तो मैं बोला कि मतलब अगर इस पे 40 दिखा रहा है तो मतलब वर्स्ट केस में मतलब 100 के अंदर ही रहनी चाहिए, हम्म, उससे ऊपर नहीं जाएगी। हम्म। तो मेरी पापा से बात हुई थी कि मेरी 500 के अंदर रैंक आएगी तो वो मुझे बाइक दिलाएंगे। तो अरे पापा वाह। बोले कि ठीक है। तो पापा काफी खुश हुए थे, फिर मम्मी काफी खुश हुई कि हाँ मतलब अच्छी रैंक आई है। फिर वो मम्मी काफी लोगों को कॉल करके बताया भी कि हाँ रैंक हम्म, आने वाली है, ये है वो है। हम्म, तो मतलब वो अलग खुशी होती है कि मतलब अपने पेरेंट्स को देखो कि वो आपकी अचीवमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। तो वो एक अलग फीलिंग होती है। यस। तो बाइक डिसाइड हो गई? हाँ, बाइक डिसाइड हो गई। ग्रेट। तो ये मोमेंट्स हैं, एंजॉय करिए आप। तो चिरंजीव, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, और हम आपको हम्म, दोबारा इनवाइट करेंगे, आप आईआईटी जाएं, प्लेसमेंट लेके फिर वापस से चैनल पे आएं, और लोगों को जरूर वापस से जरूर। मोटिवेट करें आने वाले पॉडकास्ट में। सो गाइज, ये थे हमारे चिरंजीव पटेल, AIR 43। सो अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें, क्योंकि मैंने आपके सारे डाउट्स, लगभग जो भी मुझे क्वेश्चन आते हैं टेलीग्राम पर, मैं यहाँ पे राइटर से पूछता हूँ। सो अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं या तो चिरंजीव कोई भी आके आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेगा। आप लोग लगे रहिए, मेहनत करिए। मेहनत करने से ही आप लोग भी एक दिन किसी न किसी के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे। ठीक है, किसी को नहीं पता होता है, बस लगे रहना है, मेहनत करना है। और जो भी चीजें चिरंजीव ने बताई, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई, डोंट बी चिरंजीव, बी, क्रिएट योर ऑन आइडेंटिटी। राइट। सो चीजें अपने हिसाब से लीजिए, यहाँ पे बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं जो इनको जर्नी में हेल्प करी हैं और आपके लिए हेल्प कर सकती हैं। राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक और रैंकर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच चिरंजीव, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू सो मच, बाय बाय।